यूपी पुलिस के 2013 के पार्ट फर्स्ट को हमने देख लिया है, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन देखे हैं। और आज हम यहाँ पर आगे के जो 20 क्वेश्चन हैं उनको भी देखें, समाप्त कर देंगे। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बचे हैं आज उनका दी एंड हो जाएगा। और 2013 में क्योंकि एक ही सेट बना, एक ही सेट आया, एक ही पेपर हुआ, तो यहाँ पर एक तरह से 2013 साल का भी यहाँ पर दी एंड हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 की अगर हम बात करें तो क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कुल मतों की संख्या क्या है? देखो, 2 उम्मीदवार हैं, एक हारने वाला एक जीतने वाला। अगर हारने वाले को 41% मत मिले हैं, अगर हारने वाले को 41% मत मिले तो जीतने वाले को कितने मिले भैया? 100 में से इसे घटा दो, 100 में से इसे घटा दो तो आ गया 59%। 100 में से इसे घटा दो तो आ गया 59%। तो 59% जीतने वाले के हैं, 41% हारने वाले के, दोनों के अंतर की अगर मैं बात करूं तो वो आ गया 18%। मतलब ये जो 18% है, ये जो 18% है, जो इन दोनों की हार जीत का अंतर है अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बात करूं। तो जो हार जीत का अंतर है वो है 5580। जो हार जीत का अंतर है वो है 5580। तो 18% बराबर है 5580 के, 18% बराबर है 5580 के। कुल मतों की संख्या चाहिए, मतलब 100% बराबर, 100% बराबर कुल मत के हो जाएगा, 100% बराबर कुल मत के हो जाएगा। ठीक है भाई। अब अगर 18 से काट दो तो 18 तिया 54, 18 कम 18 0 आ गया। तो कुल मतों की यहाँ पर अगर बात कर दी जाए, अगर कुल मतों की यहाँ पर बात कर दी जाए तो यहाँ पे इनकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे भैया 31,000 मत। ये आ जाएंगे 31,000 मत। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, जो है 142वां क्वेश्चन। एक राशि एबीसी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500 रुपये हो तो कुल राशि कितनी है? देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी जो दिया गया है वो दिया गया है 2:5:9, 2:5:9। यदि ए का भाग है 2, तो 2 बराबर जो है वो 2500 रुपये के हैं, 2 बराबर 2500 के हैं। कुल बताना तो जोड़ दो, 9 और 5 14 और 2 16 बराबर आ जाएगा कुल के। 9 और 5 14 और 2 16 बराबर आ जाएगा कुल के। तो 2 8 16, 2 8 16 गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कुल की अगर मैं बात करूं, अगर कुल की बात करूं तो आ जाएगा 25 8 200, ठीक है, और 2 0 और लगा दो तो यहाँ पर टोटल जो राशि आ जाएगी वो आ जाएगी तुम्हारी 20,000 रुपये। नंबर 143 की बात करें तो यहाँ पर सरलीकरण का क्वेश्चन है। 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस x प्लस 2 सही 1/3 बराबर 13 सही 5/12। तो पहला काम करेंगे, जो ये लिखे हुए हैं साइड में, सही में जो लिखे हुए हैं इनको जोड़ देंगे। 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3 प्लस x, और इसे लिख देंगे हम 13 प्लस 5/12। इसे लिख देंगे हम 13 प्लस 5/12। ठीक है जी। अब हम क्या करें? अब हम, एक तरीका तो यह है कि यहाँ पे एलसीएम ले लें, एक तरीका यह है कि पहले उधर ले जावे उसके बाद एलसीएम ले। ठीक है, तो पहले हम उधर ले जावे क्योंकि एक बार में ही घटा देंगे हम। 13 में से 7 घटा दो क्योंकि इधर जाके क्या होगा माइनस का, जो 7 इधर जाके होगा माइनस का, और जो 7 ही माइनस का नहीं होने का, जो 1/2 भी माइनस का होगा, 1/4 भी माइनस का होगा, 1/3 भी, जो भी इधर से उधर जाओगा उसके चिन्ह बदलेंगे। और यहाँ सारे प्लस के हैं तो उधर जाकर सारे माइनस के। तो 13 माइनस 7 ये तो मैंने एक तरफ निकाल दिया। अब ये जो बटे वाले, जो फ्रैक्शन वाले हैं, उन्हें मैंने एक तरफ ले लिया, इसमें भी कोई समस्या है नहीं। तो 13 में से 7 गए 6 आ गया। एलसीएम आया 12, एलसीएम आया 12, एलसीएम आया 12। तो 12 से 12 को भाग करा, 12 कम 12 और 5 कम 5 आया। 2 6 12, 6 कम 6 आया। 3 चौक 12, 4 तिया 12, 3 कम 3 और 3 चौक 12, 4 कम 4। तो कुल मिला के 5 तो प्लस के, 6 3 और 4 ये माइनस के। तो 6 4 10 और 3 13, 6 और 4 10 और 3 13 तो हो गया माइनस के, और 5 रह गए प्लस के। तो 13 में से 5 गए 8 आ गया, 13 में से 5 गए 8 आ गए। तो 8 बटे क्या बच गया भैया 12। ठीक है,
8 बटे क्या बच गया 12। अब मैंने 4 से काट दिया इसे, 4 दूनी 8 और 4 थे 12। अब हमें 6 में से 2 बटे 3 घटाना है, तो 6 में से 1 कम करो, 6 में से 1 कम करो, एलसीएम पेलसीएम मत लो, 6 में से 1 कम करो, आया 5। और सही में इसमें से हर में से अंश को घटा के लिख दो, हर में से अंश घटाया, 3 में से 2 गए 1 और बटे में 3 जो कर दो। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 5 सही 1 बटे 3, जो डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इसका 143 है। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 बटे 9, 11 बटे 13, 16 बटे 19 और 21 बटे 25 चार संख्याएं हैं। 7 बटे 9, 11 बटे 13, 16 बटे 19 और 21 बटे 25। एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें, जो हर है उससे अंश को भाग देते हैं, हर है उससे अंश को भाग देते हैं, जो संख्या बड़ी वो बड़ी आ जाएगी और जो छोटी है वो छोटी आ जाएगी। भागफल अगर बड़ा आ रहा तो जो भिन्न है वो बड़ी है, और भागफल अगर छोटा आ रहा तो जो भिन्न है वो छोटी है। अब सपोज करो इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, तो उसका दूसरा तरीका क्या है, इनके अंतर से, अंश और हर का जो अंतर है उससे अंश को भाग कर दो। यहां अंतर आया 2, 9 में 7 गए 2, 9 में 7 गए 2, और 2 से मैंने 7 को भाग करा तो 3.5 आ गया, 2 से मैंने 7 को भाग करा तो 3.5 आ गया। 11 और 13 का अंतर भी 2 है, और 2 से मैंने 11 को भाग करा तो 5.5 आ गया, 2 से मैंने 11 को भाग करा तो 5.5 आ गया। 16 और 19 का अंतर आया 3, अब 3 से 16 को भाग करा तो 3 पंजे 15, 1 बच गया, 3 तिया 9, आगे की हमें कोई जरूरत नहीं है, इतने से काम हमारा बन जाएगा। 21 और 25 का अंतर देखे 4 है, 4 से मैंने 21 को भाग करा तो 4 पंजे 20, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया और 4 पंजे 20। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या बतानी, तो यहाँ इनमें देखो सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा मान यो है 5.5, यो तो जो है 5.25 हो गया, यो उससे थोड़ा सा ज्यादा है, और ये तो सबसे छोटा। अगर वो सबसे छोटे की बात करता तो 7 बटे 9, और अगर वो सबसे बड़े की बात कर रहा, सबसे बड़ी भिन्न कितनी होगी, 11 बटे 13। तो जो सबसे बड़ा मान है, सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है वो 11 बटे 13 है इन चार में। तो इसका उत्तर जो बनेगा वो 11 बटे 13 जो है वो बिल्कुल एक तरह से सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 145वां देखे भाई क्या है। चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम था, घटकर 14 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है, मूल्य में कितने % की गिरावट आई, कमी आई? देखो 16 रुपए से भाव घट के हो गया 14 रुपए, 16 रुपए से भाव घटता घटता कहां पर आ गया, 14 रुपए आ गया। ठीक है, तो ये 2 रुपए की कमी हुई, ये जो कमी हुई ये 2 रुपए की कमी हुई, जो कमी हुई वो 2 रुपए की कमी हुई। अगर वो रुपए में पूछता तो 2 रुपए उत्तर ही आ गया था, अगर वो रुपए में पूछता तो 2 ही रुपए उत्तर था, लेकिन उसने परसेंटेज में पूछा तो 2% का लगा दो 100, और बटे कमी जो होगी वो 16 पे होगी, 14 पे नहीं होगी, 16 पे होगी, जो स्टार्टिंग वाला था रेट। तो 16, 2 8 16, 25 चौका 100। ठीक है जी, 4 से मतलब 25 बार कटा, 4 से 2 बार कटा, तो 12.5% की यहाँ पर क्या हुई है, कमी हुई है। अच्छा, कभी भी कंफ्यूजन हो जाए कि हम 16 रखे हैं 14 हो जाए, किससे भी कंफ्यूजन हो सके, तो अगर वो पूछ रहा कितने % की कमी हुई है, तो जो बड़ा मान है वो नीचे रखा जाएगा। वो पूछा कितने % की वृद्धि हुई है, तो जो छोटा मान है वो बटे में रख दो, हो गया काम। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा? तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया है वो 5:4 है। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 5:4 है। अब लंबाई 15 है, मतलब 5 जो है वो 15 के बराबर है, 5 जो है वो 15 के बराबर है। तो 4 बराबर किसका होगा? 4 बराबर किसका होगा भैया? चौड़ाई। 4 बराबर किसका होगा? चौड़ाई के। तो 5 तिया 15, तो यहाँ पे अगर मैं चौड़ाई की बात कर दूं तो वो हो जाएगी 4 तिया 12 मीटर, हो जाएगी 4 तिया 12 मीटर। अब हमें क्षेत्रफल चाहिए, हमें चाहिए क्षेत्रफल, हमें चाहिए क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल हुआ है वो है लंबाई गुणा चौड़ाई।
जो क्षेत्रफल है वह है लंबाई गुणा चौड़ाई। जो क्षेत्रफल है वह है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है 15, चौड़ाई है 12, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3, 15 एकम 15 और 3 18, इतने 180 मीटर स्क्वायर जो है इसका क्या हो जाएगा भैया, क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। 147वां क्वेश्चन देखो क्या है। 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रम से 30 सेकंड, 40, 50 और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय में वे उसी बिंदु पर पुनः पहुंच जाएंगे। अब धावक दौड़ रहे हैं तो वहां ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या निकलना है, लय से निकलना। धावक दौड़ रहे हैं तो हमेशा लय से निकलना। यातायात की जो है ट्रैफिक लाइट जो है, यातायात की बत्ती जो है, अगर वो जल बुझ रही है तो वहां ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या निकलना, लय से निकलना। ठीक है। अगर अलार्म की घंटी बज रही है, अलार्म बोल रहा है, घंटी बोल रही है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लय से निकलना। तो यहाँ पे लय से निकलना है किसका, समय का। इन सब में जो लय से निकलता है वो समय का, और समय दिया हुआ है 30, 40, 50 और 60 सेकंड। इनका लय से लेना, ये सेकंड में है, ये सेकंड में है, तो मैंने क्या करा, पहले 10 से भाग कर दिया, तो 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। फिर मैंने 2 से भाग कर दिया, तो 2 दूनी 4, जो का तो रह गया 3। फिर मैंने 3 से भाग कर दिया, क्योंकि मैं केवल तब तक काटूंगा, केवल तब तक काटूंगा जब तक कम से कम 2 संख्या कट रही हो। 2 या ज्यादा कट रही तो काटनी, 1 कट रही तो छोड़नी। अब लय से देखो जी कितना आ गया, अब एलसीएम देखो कितना आ गया, अब लय से देखो कितना आ गया। 10 दूनी 20, 20 तिया 60 और 60 दूनी 120, पंजे 600। 10 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5। अब ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे देखो, 5 दूनी 10, 10 दूसरा 100, 100 दूनी 200 और 200 तिया हो गया 600, और ये 600 आई सेकंड, ये 600 आई सेकंड। अब 600 सेकंड को मिनट में बदल के देखो भाई, अब 600 सेकंड को मिनट में बदल के देखो, तो 600 को हम भाग करेंगे किससे, 60 से, तो उत्तर आ जाएगा 10 मिनट। उत्तर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 मिनट। उत्तर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करें, 2 संख्याओं का में से 16 और उनका गुणनफल 6400 है, लय से बताना है। लय से बताना है, तो हमारे पास बहुत सिंपल सी बात है, लय से मतलब एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर जो है वो गुणनफल के हैं। अगर संख्याएं हमारी 2 ही हैं तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला हमारा लगना है क्या, लय से गुणा में से बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब लय से निकालना, एलसीएम निकालना मतलब, और एचसीएफ 16 है और गुणनफल 6400 है, और गुणनफल 6400 है, तो 16 चौका 64, 16 चौका 64, इसका मतलब एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया भैया, वो आ गया 400। एलसीएम कितना आ गया, वो आया 400। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149, क्वेश्चन नंबर 149 क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। छोटी से छोटी संख्या बतानी है तो लय से निकालना है। 75, 80 और 135 का, 75, 80 और 135 का एलसीएम निकालना। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, पहले हम भाग देंगे 5 से। 5 से भाग करा 15 आया, 5 से भाग करा 16 आया, 5 से भाग करा 5 दूनी 10 और 5 सते 35, 27 आया भाई। फिर हम भाग करेंगे 3 से, 3 पंजे 15, 16 को छेड़ो मत, 3 हम 27। अब क्या कोई संख्या ऐसी जो इनमें से 2 को काट सके, अब क्या कोई संख्या ऐसी जो इनमें से 2 को काट सके, किसे किसे, 5, 16 और 9 में से कोई 2 संख्याएं कटती हो, ऐसी कोई नहीं है, तो भैया एलसीएम ले लो। तो भैया एलसीएम ले लो, और एलसीएम क्या करना, बस गुणा करनी। एलसीएम क्या करना, गुणा करनी, किसकी, 5 की, 3 की, 5 की, 16 की और 9 की। 5 की 3 में, और फिर 5 में, फिर 16 में, और फिर 9। ठीक, तो यहाँ पे हो गया भाई। यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पे देखो 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, और 80 की 9 में गुणा करूंगा तो वो हो जाएगा 9 8 72। ठीक है भाई, देखो 16 पंजे 80, अब 80 की जो जीरो हमने शुरू में लगा ली तो क्या रह गया 8। ठीक है,
अब 8 निम 72, 8 निम 72, और 72 की गुणा कर दी मैंने किसमें, 5 में। 72 गुणा किसमें कर दी, 5 में, तो आ गया 360। अभी भी बच रहा है एक 3, या तो डायरेक्ट गुणा करो या ऐसे थोड़ा सा तोड़ दो इस चीज को, तो कितना आ गया, 00 और 36 दिया हुआ है 108, मतलब जो इनकी गुणा ही वो 10,800 है। देखो फिर देखो क्या करा मैंने, 16 की गुणा पहले 5 में करी, 16 पंजे 80, 80 की जीरो लगा ली थी, 8 बचे 9 8 72, ठीक है। अब 16 की होली, 5 की होली, 9 की होली, अब 72 गुणा कर दी मैंने 5 में, 72 पंजे 360, ठीक है। तो ये आ गया 3600, एक जीरो पहले से ही लग रही, 360 और आ गया। अब 3 बच रहा था, उसकी गुणा कर दी, बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पे था क्या, लेकिन उसने कहा कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो 3 जोड़ना पड़ेगा भैया। अगर शेष की बात कर रहा तो जोड़ दो, जितने की वो शेष की बात कर रहा। अगर घटाने की बात कर रहा तो भी जोड़ दो, और जोड़ने की बात कर रहा तो घटा, ठीक है। तो इतनी 2-3 चीजें अगर छोटी छोटी सी याद रखेंगे तो हमारा काम आसान होगा। मतलब अगर शेष की बात कर रहा तो जोड़ना है, घटाने की बात कर रहा तो भी वो जोड़ना जिसकी घटाने की बात कर रहा, और जोड़ने की बात कर रहा तो घटाना। क्वेश्चन नंबर 150 की अगर हम बात करें, क्या है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है। अच्छा, जब भी अभाज्य संख्याओं की वो बात करेगा कितनी है, तो वो ज्यादातर 1 से 100 तक की बात करेगा, तो हम 1 से 100 तक की ही बात करें। अगर मैं कहूं 1 से 100 तक, अगर मैं कहूं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है भाई, अभाज्य संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या कितनी है, तो वो है 25, वो है 25। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 25। मैं बात करूं 1 से 50 तक, मैं बात करूं 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, मैं बात करूं 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, वो है 15, वो है 15। मैं बात करूं 51 से 100 तक, 51 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, वो है 10, वो है 10। तो सीधा सीधा बता सकते। अगर उसने कल को तुम्हारे से पूछा 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तुरंत निशान लगाओ 25 है। अगर उसने पूछा कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तुरंत निशान लगाओ 15 है। उसने पूछा 51 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी, तुरंत निशान लगाओ 10 है। अब ये है कैसा है और कितनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम एक क्या लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे। जैसे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, ऐसे हम एक मोबाइल नंबर तुम्हारे लिए बनाओगे जो अभाज्य संख्या हमें बताओ। पहले मैं तुम्हारे लिए अभाज्य संख्या लिख दूं। जैसे देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। फिर है 11, 13, 17, 19, 23, ठीक, 29, 31 के बाद 37, 41, 43, 47, ठीक है जी। 47 के बाद आ जाओ 53, 53 के बाद 59, 61, 67, ठीक। 67 के बाद यहाँ पे 67 के बाद आ गए कितना, 71, 71 तो किसी के बारे में नहीं आता, 71, 73, 79, ठीक। फिर आ गया तुम्हारा 83, और फिर आ गया 89, और फिर आ गया तुम्हारा, अब इससे आगे है कि कौन सी रहेगी, 91 13 से कट जाएगी, 93 3 से कट जाएगी, 95 5 से कट जाएगी, 97 बचेगी, 97 बचेगी। अब देखो गिन के देखो कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये 1 से 50 तक की है, देखो 15, ठीक है। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, और ये 1 से लेकर है, और कहां वो सॉरी 51 से लेकर कहां तक की है, 100 तक की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितनी है, 10। तो ये तो है 15, ठीक है, और ये है 10। कौन कौन सी है वो बता दी मैंने। अब यहां पर हम जो क्या करेंगे, इनका एक मोबाइल नंबर बनाते हैं। मोबाइल नंबर कैसे बनाओगे, जैसे 1 से लेकर 10 तक की संख्या कितनी है, 4। 10 से लेकर 20 तक की संख्या कितनी है, वो भी 4, ठीक है। 21 से लेकर 30 तक कितनी संख्या है, 2, फिर 2, ठीक है जी, फिर 3,
फिर 2, फिर 2, फिर 2, ओ सॉरी 3, फिर 2 और फिर 1। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मोबाइल नंबर कैसे याद करना? मोबाइल नंबर ऐसे याद करना जो आसान तरीका हो। एक तरीका तो यार 4 4 2 2 3 2 2 2 3 2 1, ऐसे थोड़ी बताओ। तुम अपना नंबर उस हिसाब से बताओगे जिससे तुम्हें आसान लगता हो। तो इसे याद करने का तरीका है 44 22 32 23 21। 44 22 32 23 21। 44 22 32 23 21। 44 का इतना 22, 32 का उल्टा 23 और 2 का आधा 1। 44 का आधा 22, 32 का उल्टा 23 और 2 का आधा 1। अब वो तुम्हारे से कभी भी पूछ ले, उसने पूछा तुम्हारे से कि 21 से लेकर 30 तक की अभाज्य संख्या बतानी, गिनती में अगर पूछ रहा तो तुम डायरेक्ट जाओगे 10 20 30। 30 तक कहां है? यहां तक। ठीक है, 20 तक यहां थी, 30 तक यहां है, तो 21 से है और 30 तक की बात करूं तो कितनी है? 2। अगर वो कह रहा है 1 से 30 तक की बताओ तो यहां तक गिन दो 10 20 30, 4 4 8 और 2 10 है। उसने कहा 1 से 70 तक की अभाज्य संख्या बताओ, 10 20 30 40 50 60 70, यहां तक की संख्या जोड़ दो, यहां तक की संख्या जोड़ दो, 4 4 8 2 10 2 12 3 15 15 और 2 17 और 2 19 है। ठीक है, अब इसने जो क्वेश्चन करा था वो कहा था 80 और 90 के बीच, 80 और 90 के बीच संख्या कितनी है? 80 और 90 के बीच 2 है, और कौन कौन सी हैं? वो ये हैं 83 और 89। तो इसका जो उत्तर है वो जो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने खाली 150वां क्वेश्चन नहीं करा, इस टाइप के जितने क्वेश्चन बन सकते हो सारे हमने कर दिए। हमने तुम्हें यो भी बता दिया कि वो अगर तुम्हारे संख्या पूछ रहा तो संख्या तुम डायरेक्ट बता सको। हमने तुम्हें वो संख्या भी दिखा दी कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये इस तरह से एक छोटे से सवाल से हमारे कई सवाल पूरे हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 151 की बात करें, राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का सापेक्ष अनुपात 6:7 हो जाएगा। उनकी उम्र के बीच अंतर कितना है? देखो, राम और श्याम की बात कर रहा हूं। इनका जो अनुपात दिया 4:5 दिया, इनका जो अनुपात दिया 4:5 दिया। 6 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात होगा वो 6:7 होगा। 6:7 होगा। अब देखो, पहले देखो अंतर, यहां भी 2 का अंतर है, यहां भी 2 का अंतर है। 2 से भाग करा तो कितना आया? 3। 2 से भाग करा तो अंतर कितना आया? इसका भागफल कितना आया? 3। अब देखो, राम की आयु चाहिए तो हमें 3 की 4 में गुणा करनी पड़ेगी, 3 चौक 12। शाम की आयु चाहिए तो 3 की 5 में गुणा करनी पड़ेगी, 3 पंजे 15। हमें चाहिए अंतर, तो इनके अंतर से गुणा कर दो, इनके अंतर से गुणा कर दो। देखो, इन दोनों का अंतर कितना? 1। इन दोनों का अंतर कितना? 1। कहीं से भी अंतर लो भाई, अंतर जो है कभी नहीं घटने बढ़ने का। अगर मेरी उम्र और तुम्हारी उम्र का अंतर आज अगर 10 साल है, तो अगर आज से 10 साल बाद भी हम मिले तो भी 10 साल ही रहेगा। भाई सपोज करो मेरी उम्र 40 साल, तुम्हारी उम्र जो है 30 साल, या तुम्हारी उम्र 20 साल है, तो अंतर कितना आ गया? 20 साल का। ठीक है, मेरी 40 तुम्हारी 20, तो अंतर आ गया 20 साल का। अब आज से 10 साल बाद में हम मिले तो मेरी तो उम्र होगी 40 से 50, और तुम्हारी क्या वहीं रुकी रहेगी 20 पे ही, बढ़ेगी तो तुम्हारी भी। अगर ऐसा होता कि तुम्हारी यहीं रहे, तुम तो जवान के जवान ही रहो और मैं हो जाऊं बुढ़ा, ऐसा तो नहीं हो सकता। उम्र सबकी बढ़ेगी, सबकी बढ़ेगी। जब तुम्हारी भी बढ़ी तो तुम्हारी 10 साल और बढ़ गई, तुम्हारी 30 होगी, तो अंतर जब भी 20 का ही रहेगा। तो अंतर चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो, बात एक ही। गुणा कर दो 3 की, तो 3 वर्ष का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 152। दो संख्याओं का योग 28 है और अंतर 12 है, हमें उनका गुणनफल बताना है। योग दे रखा और अंतर दे रखा, योग दे रखा और अंतर दे रखा। ठीक है भाई, योग का मतलब x प्लस वाई हो गया, बराबर हो गया 28। अंतर का मतलब x माइनस वाई हो गया 12। एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। जोड़ा तो आ गया 2x बराबर आ गया 40 के, मतलब आ गया, यो आया भैया 20 के, यो आ गया 20 के। अब ये 20 इसमें रख दो या एक बार घटा दो
घटाएंगे तो y बचेगा 2y बराबर किसके आ जाएगा 16 के, तो y का मान आ जाएगा 8, y का मान आ जाएगा 8। भाई घटाया तो x से x कट जाएगा, 2y 28 में से 12 गए 16, 2 से 16 को भाग करा 8 आया, तो y का मान आ गया 8। हमें चाहिए गुणनफल, हमें चाहिए इन दोनों की गुणा, तो गुणा अगर हम निकाल लेंगे तो 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160। एक तरीका तो यो है इस क्वेश्चन को करने का। एक दूसरा तरीका क्या है, एक दूसरा तरीका क्या है, गुणनफल निकालना डायरेक्ट, गुणनफल निकालना डायरेक्ट, गुणनफल निकालना हमें डायरेक्ट। क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे हम करेंगे जो योग है उसका वर्ग, जो योग है उसका वर्ग करेंगे, जो अंतर है उसका वर्ग करेंगे, बीच में माइनस लगाओगे और बटे कर देंगे 4, बटे कर देंगे 4। योग का वर्ग माइनस अंतर का वर्ग बटे 4, ठीक है। 28 का वर्ग 784, 28 का वर्ग 784, 12 का वर्ग 144 और बटे 4। घटाया भाई 0, 4, 6, 4 से भाग करा तो 160 यहां पर भी आ गया, 160 यहां पर भी आ गया। तो मैंने तुम्हें दोनों तरीके बताए, एक तरीका यो बताया, एक तरीका यो बताया, जिससे अच्छा लगा उसका करो। क्वेश्चन नंबर 153 की बात करें। एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है, इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगते हैं। मतलब जब वो एक तरफ से तो पैदल जा रहा, एक तरफ से ऑटो से आ रहा, तो 90 मिनट लग रहे। यदि वह दोनों ओर ऑटो से जाता तो 30 मिनट लगते। यदि वह दोनों ओर पैदल जाए तो कितना समय लगेगा। देखो जब वो ऑटो से जा रहा तो 30 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब उसका समय कितना बच रहा, उसका जो समय बच रहा वो 60 मिनट का बच रहा। ऑटो से जाने पर उसका जो है क्या है 60 मिनट समय बच रहा है। अब जब वो पैदल जाओगा ना दोनों तरफ तो 60 ही मिनट ज्यादा लगेंगे उसे। अगर ऑटो ने उसके 60 मिनट बचाए हैं तो 60 ही मिनट ज्यादा लगा दो पैदल के लिए, यो पैदल का समय आ जाएगा, यो पैदल का समय आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये आ गए 150 मिनट। अब 150 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे के 120 मिनट, 2 घंटे के 120 मिनट और आगे बची 30 मिनट, तो 2 घंटे 30 मिनट कह दूं, 2.5 घंटे कह दूं, 150 मिनट कह दूं, जो भी उत्तर वो देवे हैं उसी के हिसाब से हम निशान लगा देंगे और उत्तर आ जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 154। एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए, इनमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है और बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। पिकनिक में कितने पुरुष गए, कितने पुरुष गए। अब देखो 240 टोटल आदमी गए, 240 टोटल गए। उसने कहा महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है, तो महिलाएं जो है अगर मैं मान लूं x है तो जो पुरुष है वो इनसे 20 ज्यादा है, पुरुष जो है उनसे 20 ज्यादा है। और इन दोनों की संख्या बच्चों से 20 ज्यादा है। इन दोनों को अगर मिला दूं तो उनकी संख्या बच्चों से है 20 ज्यादा है। तो जो बच्चे हैं वो कितने गए भाई, इन दोनों को जोड़कर उसमें से 20 घटा दो, तो 20 तो कट गया, बचा क्या 2x। अब ये टोटल ही आ गए 2 और 3 और 1 4, 4x बराबर कितना बचा भाई 220। 240 में से 20 घटा दिया 220। अब 4 से हमने काट दिया, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। इसका मतलब अगर महिलाओं की संख्या पूछे, ठीक है, महिलाओं की संख्या पूछ ले तो 55 है, पुरुषों की संख्या पूछ ले तो 20 ज्यादा कर दो, कितनी होगी 75 है। और ये भी पूछ रहा वैसे थे। और अगर वो बच्चों की भी संख्या पूछ ले तो इसका डबल कर दो, किसका, मतलब जो x का मान है उसका डबल कर दो, तो यहाँ पे 55 है, 55 दूनी 110 बच्चे हो जाएंगे। वैसे उत्तर जो है वो 75 है। क्यों, क्योंकि उसने पुरुषों की संख्या पूछी, ना कि महिलाओं की, ना कि बच्चों की। लेकिन मैंने तीनों की निकाल कर बता दी तुम्हें, जिसकी भी पूछा उसकी बता सको। तो नंबर 155 देखो, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। 6 संख्याओं का योग निकालना है, हमें टोटल निकालना। अब देखो एक संख्या अगर x है तो उससे अगली हो जाएगी x प्लस 2, क्योंकि उसने कहा लगातार विषम संख्या है। तो चाहे लगातार सम संख्याओं की बात करें, चाहे लगातार विषम संख्याओं की बात करें, उनमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो पहली x है तो दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, चौथी x प्लस 6, पांचवी x प्लस 8 और छठी x प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है जी।
अब उसने कहा इनका योग जो है वो सबसे बड़ी संख्या ये होगी x+10 के दुगने, तो 2 से गुणा कर दो, से 38 अधिक है, से 38 अधिक है, से 38 अधिक। देखो भाई 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 6 12 8 20 और 10 30, यो आ गया 2x + 20 + 38। ठीक है जी, 6 में से 2 गए 4x आ गया, और 38 में से 30 घटा दो, 30 उधर ले जाकर घटा दो, 8 बचे, 20 और 8 28 हो गए, तो 4 7 28। इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 7। हमें चाहिए योग, हमें चाहिए इनका योग। तो यो जो आया है यो इन सब का योग ही तो है, जो आया योग ही तो है। क्या 6x + 30, इसका मतलब इसमें x की जगह रखूंगा 7 + 30, 6 7 42, 42 और 30, 42 और 30 72, 42 और 30 72, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो 72 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 की भी बात करें, क्वेश्चन नंबर 156 की भी हम बात करें। क्या अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की दुगने उम्र की होगी, ठीक है, उसकी वर्तमान आयु कितनी है? उसने कहा अब से 8 साल, सपोज करो अब x साल की है, तो 8 साल बाद मतलब उसमें 8 जोड़ना पड़ेगा। सीता 6 वर्ष पहले, अब की x है तो 6 साल पहले जाना, तो उसमें 6 घटाना पड़ेगा, कि आयु से दुगुना होगी, मतलब इन दोनों को बराबर करना, तो इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। और हमें कब की निकालनी? अब की निकालनी, मतलब x की वैल्यू निकालनी एक तरह से। तो x + 8 बराबर 2x - 12, x को इधर ले जाओ तो x बचेगा, 12 को इधर ले आओ तो 12 8 हो जाएंगे 20, तो ये आएगा x बराबर हो गया 20 वर्ष। तो वर्तमान जो आयु है वो कितनी है भैया? वो 20 वर्ष है, 20 वर्ष इसका सही उत्तर बना। क्वेश्चन नंबर 157 है, संदेश वाहक द्वारा शहर की सीमा में पार्सल भेजने का खर्च पहले किलोग्राम के लिए 60 रुपये, अतिरिक्त प्रत्येक किलोग्राम के लिए 48 रुपये है। एक पार्सल जिसका भार p किलोग्राम है, भेजने की लागत क्या होगी? कुल लागत देखनी, कुल लागत देखनी, हमें कुल लागत देखनी। तो देखो भाई 60 रुपये तो पहले किलोग्राम के लिए लगने ही लगने, अब जितने किलोग्राम भी हैं उतने 48 रुपये के हिसाब से वहां लगेंगे। पी टोटल भार था, उसमें से 1 घटा दो और जो बचेगा उसमें 48 से गुणा करो, क्योंकि उसने कहा पहले किलोग्राम पे 60 रुपये हैं और बाकी जितने भी किलोग्राम है उसको छोड़ के उस पर जो है 48 रुपये के हिसाब से लगेगा। तो कर दो 60 + 48p - 48, तो आ गया 48p, और ये आ जाएगा भैया +12, ठीक है जी, इतने रुपए बन जाए। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 158, 158। देखो क्या है, ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपये है बी को 20% लाभ पर, और बी ने वही वस्तु 25% लाभ पर सी को बेच दी, सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेच दिया है। उस वस्तु का मूल्य जो डी ने दिया है वह क्या है? डी ने दिया वो क्या है? देखो पहले 20% लाभ हुआ, फिर 25% लाभ हुआ, फिर 40% लाभ हुआ, बराबर अंतिम मूल्य मतलब डी का मूल्य आ जाएगा। जितने परसेंटेज ऊपर लिखे हैं उतने ही 100 लिख दो, उतने ही 100 लिख दो, उतने ही 100 लिख दो, और बराबर में जो स्टार्टिंग वाला मूल्य था या क्रय मूल्य था या लागत मूल्य था वो लिख दो। अब यहां पर देखो क्या है, 2 0 कैंसिल, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से कटा हमने 20 बार कटा, 4 तिया 12 हुए, ठीक है भाई, 4 तिया 12 हुए, 1 0 से 1 0 भी गई, 2 सत्ते 14 हुए, ठीक है। तो डी बराबर कितना आ गया भाई? 7 तिया 21 और 21 पंजे 105। तो इस पर जो लिखा हुआ था वो 105, मतलब सॉरी, ये जो बिका गया लास्ट में जो बिका है ये 105 रुपए का माल बिक गया, जो केवल 50 रुपए का था स्टार्टिंग में, वो लाभ लेते लेते जो चौथे आदमी पे गया वो 105 रुपए में गए। क्वेश्चन नंबर 159 की बात करें, राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराए पर, 35% भोजन पर और 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है।
तथा शेष बचत करता है, अगर उसकी बचत 2250 रुपये प्रति माह है तो राजेश की आय क्या है। देखो किराए पे जो लगाया उसने वो लगाया 15%, भोजन पर जो गया वो गया 35%, और शिक्षा पर जो गया वो गया 20%। तो कुल कितना खर्चा हो गया? 15, 35, 50 और 20, 70। तो बचत कितनी आ गई भाई? बचत कितनी आ गई? 100 में से इन टोटल को घटा दो, जो आया 70। 15, 35, 50 और 20, 70 को घटा दो तो आ गया 30%। आ गया 30%। तो जो 30% है वो 2250 के हैं। जो 30% है वो 2250 के हैं, और जो 100% है वो कुल आएंगे, एक जीरो से एक जीरो गई, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है भैया। तो जो कुल आय बनी वो कितनी बनेगी? कुल आय जो बनी वो 750 की 10 में गुणा कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 7500 रुपये। 7500 रुपये की इसके टोटल आय हैं, और 7500 में आज की डेट में वो अपना गुजारा कैसे कर रहा होगा तो तुम सोच सको। क्वेश्चन नंबर 160 है, एक व्यापारी 10 कुंटल गेहूं 1000 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदता है। 1000 रुपये का एक कुंटल आया, 10 कुंटल कितने का है भाई? 10 कुंटल कितने का है? वो हो जाएगा कुल क्रय मूल्य। कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 की गुणा 1000 में कर दो तो 10,000 रुपये हो गया। 10,000 रुपये आ गया। कैसे? 10 की गुणा हमने 1000 में कर दी। अब जो हानि है वो दे रखी है इसने, वो दे रखी है 8 सही 4/5%, या 8 पंजे 40 और 4 44/5% दे रखी। उसने कहा तथा 8 सही 4/5% की हानि से बेचता है, गेहूं का विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य बताना। तो क्या करेंगे भाई? 10,000 गुणा 100 में से इसे माइनस कर दो, 44/5। अलग से कर लो भैया, वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकूं लेकिन मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया 100 माइनस 44/5। 100 की गुणा 5 में करेंगे 500, 500 में से 44 गए 456, 456/5 और परसेंटेज का लगा दो 100, काम बना। 2 जीरो गई, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, गुणा कर दो जी 0, 2 6 12, 1, 2 5 10 और 1 11, 4 दूनी 8 और 1 9। तो कुल मिला के जो इसका विक्रय मूल्य आ गया वो आ गया 9,120 रुपये। तो इस तरह से जो 2013 में जो पेपर आया उसके जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे वो हमने समाप्त कर दिए। तो थोड़ा सा वीडियो को तुम शेयर भी कर दे करो।